वेरी गुड इवनिंग सोहिना मैम। जैसा कि इस साक्षात्कार को जीवंत बनाने के लिए जिस तरह BSUSC द्वारा बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है, 3 एक्सपर्ट मेंबर रह रहे हैं और एक आयोग के सदस्य रह रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग इस साक्षात्कार को जीवंत बनाने का प्रयास किए हैं। अभी नीतीश कुमार झा सर जो कि दिल्ली से हैं, दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर अभिषेक सर उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और थोड़ी देर में नमिता सिन्हा मैम जुड़ेंगी जो कि पटना यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। और आप जैसा कि मुझसे तो परिचित ही हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं मैम। जी हाँ, अभी आप वर्तमान समय में क्या कर रही हैं? वर्तमान समय में मैं करीम सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। और अगर मैं और आगे अगर मैं अपना परिचय देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो भी है वो रांची से हुई है। स्कूलिंग वगैरह सब कुछ रांची से कंप्लीट हुआ है। फिर मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा रांची यूनिवर्सिटी से ही हुई है। 2014 में मैंने अपना PhD की उपाधि प्राप्त की एंड 2017 में मेरा नेट क्लियर हुआ। उसके बाद मैं करीम सिटी कॉलेज में ही एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपना योगदान दे रही हूँ और अभी तक मैं वहीं पे हूँ। और इस आपने बीच में कई पीएचडी सारे पब्लिकेशंस थे। आपने जैसा बताया 2014 में पीएचडी रजिस्ट्रेशन की अवधि या फिर सबमिट कर दिया था? मैंने सबमिट कर दिया था 14 ओके, इनरोल कब हुई थी? 10th में। 10th। ओके, आप किस रेगुलेशन के अंतर्गत पीएचडी कर रही किया था आपने? 2009 रेगुलेशन के अंतर्गत हुआ था। ओके, 2009 रेगुलेशन के अंतर्गत आपको पता है कौन कौन से कंपलसरी जो अनिवार्य शर्त हैं उसे फुलफिल करने होते हैं? 11 पॉइंट्स के क्राइटेरिया में हम लोग आते थे। उसमें जहाँ आपका एंट्रेंस टेस्ट से लेके ओपन वाइवा, फिर आपके 2 पब्लिकेशंस थे, 2 सेमिनार अटेंड थे, प्री रजिस्ट्रेशन, प्री सबमिशन, ये सारे सेमिनार्स अटेंड करने थे। तो ये सारे प्रोसेस से होते हुए फिर कोर्स वर्क का प्रोसेस होते हुए फिर हमारा PhD सबमिट हुआ। हाँ, वेरी गुड। श्रीना, आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं अभी वर्तमान समय में, तो यहाँ पर क्यों आना चाहती हैं? क्यों वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं क्या? मैं जहाँ पे नहीं, मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ वहाँ पे ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो मैं चाह रही हूँ कि कहीं मैं परमानेंट पोस्ट पे जाऊँ। ओके। अभी किस जगह पे कार्यरत हैं आप? करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर। जमशेदपुर, ओके ओके। आपको पता है बिहार में कुछ स्पेसिफिक चुनौतियां हैं जो टीचिंग फील्ड में है, वो कौन सी चुनौतियां हैं जिससे आपको रूबरू होना पड़ेगा? चुनौतियाँ जो भी कहे जाए कि अगर एजुकेशन के फील्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग मान के चलते हैं तो हमें मैक्सिमम गोल ओरिएंटेड टीचिंग को लेकर अब चलने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो भी एजुकेशन देते हैं वो सिर्फ किताब और कॉपी और सर्टिफिकेट तक ना रह जाए। उससे बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट हो, वो आगे जाके उसके आधार पर अपने फ्यूचर का निर्माण कर सके। इन यही मेन चुनौती है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और अगर हम लोग कहें कि बाकी सारी चुनौतियों पर अगर बात करें कि अगर कोई एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं या फिर पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चुनौतियों के अंतर्गत आती है। मेन चुनौती जो है वो है कि हमें शिक्षा को किस तरीके से गोल ओरिएंटेड बनाना है ताकि बच्चे मैक्सिमम इसका फायदा ले सकें। ओके, थैंक यू श्रीना। ओवर टू अभिषेक सर। थैंक यू राज सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। गुड इवनिंग। आपने बताया कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हैं, तो आप कौन सा पेपर पढ़ाते हैं साइकोलॉजी का? अप्लाइड साइकोलॉजी जो कॉग्निटिव पेपर है वो मुख्य तौर पर उस पर ध्यान देती हूँ। ओके। और आपका अगर इंटरेस्टिंग जोन जाना जाए तो वो कौन सा है जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? इंटरेस्टिंग जोन मेरा यही है जिसमें मैं जनरल साइकोलॉजी पे ही बेसिक फोकस करती हूँ ज्यादातर। मेरा इंटरेस्ट के एरियाज में से जनरल साइकोलॉजी में कुछ स्कूल्स, जो साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, उसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं। विलियम ओन्स के बारे में बातें होंगी, टिशनर के बारे में बातें होंगी, जिन्होंने जो भी हमारे कॉन्शियस एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बातें की, वो तथ्यों में बांट कर उनके बारे में व्याख्या की। इसके बाद जो आए थे वो विलियम जेम्स जिसमें आए, उन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कैसे कॉन्शियस एलिमेंट्स के फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे वो काम करते हैं। क्योंकि पहले बात की थी कि स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर बात हुई कि फंक्शन।
देन अगर हम लोग बात करें बिहेवियरिज्म की, जिसमें वॉटसन ने अपने कंसेप्ट दिए थे कि कैसे कोई इंसान किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। फिर अगर हम लोग बात करें साइको एनालिसिस की, स्ट्रक्चरलिज्म में मैम एक मेथड बताया गया था, वो मेथड दिया था, कौन सा मेथड था? क्या था उसमें? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में था कि कभी भी कोई इंसान अगर कोई चीज फील करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल के जस्ट बाद हम लोग कहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट से इंट्रोस्पेक्शन, मतलब जो भी वो फील करता है, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कलेक्ट करें कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसने वो क्या फील किया। तो वो जब अपने शब्दों में कहता है तो उसको इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? थर्ड फोर्स, फर्स्ट हो गया साइकोएनालिसिस, सेकंड हो गया बिहेवियरिज्म, थर्ड इज ह्यूमनिस्टिक। ओके, आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम सुने होंगे, क्या होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स? जब हम लोग सिनैप्स या फिर न्यूरॉन की बात करते हैं तो जब दो संधि स्थलों के बीच में किसी जैसे हम लोग नर्व कंडक्शन कहते हैं, जो भी सिग्नल या जो भी मैसेजेस पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ही ये पास करते हैं एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में। नहीं, मतलब ये तो आपने बताया कि उसकी हेल्प से करते हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इट्स वन काइंड ऑफ केमिकल, so one kind of chemical which is helpful for transmission of messages from one neuron to another neuron. अच्छा, इसमें डोपामाइन किस कैटेगरी में आता है? डोपामाइन इसमें कुछ कैटेगरी है, कैटेकोलामाइन, नहीं, इसकी जो कैटेगरीज है, कैटेकोलामाइन हुआ या एंडोलामाइन हुआ, तो वो डोपामाइन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? ओके, अच्छा, डोपामाइन की मात्रा कम होने पर कौन सा डिजीज होता है, ये बताएंगे आप? डिप्रेशन में डोपामाइन का लेवल कम होता है, आई थिंक, श्योर नहीं, बट आई थिंक। अगर डोपामाइन बढ़ता है तो फिर क्या हो सकता है? वो मैनिया और स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामाइन का लेवल ज्यादा रहता है। ओके, परसेप्शन क्या है मैम? जब भी हम लोग किसी वस्तु का तात्कालिक और अर्थपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, मतलब जब हम लोग कहते हैं सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन, किसी भी संवेदना में जब अर्थ जुड़ जाता है तो उसको परसेप्शन कहते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल परसेप्शन कॉन्स्टेंसी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताएंगे? सॉरी सर, फिर से क्या आप रिपीट कर सकते हैं? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की थ्योरी जो है उसके बारे में आप बताएंगे? परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी जिसमें साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी, कलर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइज और शेप कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देखें वो मुझे उसी शेप में नजर आए, जिसको शेप कंसिस्टेंसी में कहेंगे। और साइज कंसिस्टेंसी हो जाता है कि जैसे हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके, सॉरी मैं यहाँ पे क्लियर वे में वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, कोई नहीं। हो गया एंगल, क्या शेप हो गया एंगल कि हम उसको किसी भी एंगल से देखें वो मुझे ग्लास ही नजर आएगा। बट साइज कंसिस्टेंसी में हो गया कि अगर उसके पीछे के बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज मुझे परसीव होता है, दैट इज आई मीन साइज कंसिस्टेंसी। कलर कंसिस्टेंसी और एक होता है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। जैसे अगर हम कोयले के टुकड़े को अगर एक व्हाइट कागज में या फिर ब्लैक में भी रखे तो भी वो मुझे उसी ब्राइटनेस के साथ परसीव होता है, दैट ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। और जहां तक कलर की बात होती है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी कलर अगर एज इट इज मुझे परसीव हो रहा है तो ये कलर कंसिस्टेंसी। अच्छा, किस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? रेड। एक टॉपिक कोई जिसपे आपको कमांड हो, आप 1 मिनट में उसको, क्योंकि ज्यादा टाइम मिला नहीं है, तो 1 मिनट में आप उसको एलिब्रेट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने या पढ़ाने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेमोरी के टॉपिक को लेना चाहूंगी, स्मृति, जिसमें हम लोग किसी भी सूचनाओं को काफी लंबे समय तक के लिए अपने मस्तिष्क में संचित करके रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके आधार पर कोई भी सूचना हमारी स्मृति में संचित रहती है। पहला हो गया इनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कोडिंग में जिसमें हम लोग किसी भी सूचना को एक कोड के आधार पर अपने ब्रेन में स्टोर रखने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले उसको रिसीव करते हैं।
देन हो गया स्टोरेज। रिसीव करने के बाद हम उसको ब्रेन में स्टोर करते हैं, देन स्टोर करने के बाद जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है तब हम उसको रिकॉल करते हैं और या फिर उस इंफॉर्मेशन को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 प्रक्रियाओं के आधार पर हम मेमोरी के इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करके जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को उसने पढ़ा था, एग्जाम में आने से पहले उसने पढ़ा था, बट एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है वो क्वेश्चन का आंसर उसको याद आ जाता है। तो क्या इसको हम मेमोरी कहेंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो वो उसकी मेमोरी है, वो टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन की वजह से मे बी वो भूल गया हो, बट ऐसा नहीं कि उसके कोई भी परसेंटेज उसके दिमाग में रहा नहीं। जब उसको क्लू मिल जाते हैं या फिर किसी तरीके के परफेक्ट इनकोडिंग, वो जो भी हम लोग कहते हैं ना कंटेक्स्ट डिपेंडेंट या क्यू डिपेंडेंट, उसको वो सिंबल मिल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिकॉल आ जाता है। तो ये नहीं, बट उसको जहाँ पे जरूरत थी वहां पे उसको नहीं याद आया। हाँ, क्योंकि वो क्लू उसके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आया जिसकी वजह से वो रिकॉल नहीं कर पाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके मेमोरी में नहीं था। रिकॉल नहीं कर पाना, हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस तो है तीनों, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर रिकॉल नहीं कर पाता है तो वो मेमोरी में नहीं था, वो मेमोरी में था। बट आपको अगर आपने डेफिनेशन देखा होगा तो एक्चुअली डेफिनेशन में जो मेमोरी की डेफिनेशन बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि मेमोरी वह है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और सही समय पर उसको हम रिकॉल कर पाते हैं। उस चीज को हम मेमोरी कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर रहे हैं और जब सही समय आ रहा है तो हम सही समय पर उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। बट वो सही समय पे तो रिकॉल कर नहीं पा रहा है क्योंकि मेन उसकी जरूरत कहाँ थी? मेन तो जरूरत थी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो वहां पे तो वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है। रिकॉल तो वो बाद में कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम मेमोरी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एट ए टाइम आना चाहिए था। चलिए कोई नहीं। ओके अभिषेक सर, एनकोडिंग में हम यस सर समय की बाध्यता है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान बिल्कुल सर। ओके थैंक यू अभिषेक सर। ओवर टू नमिता सिन्हा मैम। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप अभी मतलब आपका स्पेशलाइजेशन कौन से फील्ड में है? स्पेशलाइजेशन मैम जनरल साइकोलॉजी, मतलब कॉग्निटिव एरिया में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अच्छा, आप ये बताइए कि डिसीजन मेकिंग क्या है? चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव। जब हम दो ऑल्टरनेटिव के बीच में कोई एक चीज को चूज करते हैं तो इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग में क्या डिफरेंस है? रीजनिंग में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट डिसीजन मेकिंग में हम चूज करते हैं, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है उसमें से हमें एक को चूज करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। कौन सी चीजें होती हैं जो कि मतलब डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकती हैं? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैम कहीं ना कहीं पे मेंटल सेट होता है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकते हैं। कहीं तक पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट मुझे 2 पॉइंट्स समझ आ रहा है। इसमें कुछ बायसेज या एरर भी होते हैं डिसीजन मेकिंग में? हाँ मैम, होते हैं। जैसे कंफर्मेशन बायस होते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज को लेकर पहले से कंफर्म होते हैं तो हम उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। और जहाँ मैंने मेंटल सेट की बात की, फिर एक होता है कि अगर मैम अभी याद नहीं आ रहा है एक्यूरेट। अच्छा, आपका टॉपिक रिसर्च टॉपिक क्या था? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। एक बार फिर से बोलेंगे, नहीं ठीक से सुनाई दिया। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन के लिए आपने कौन सा ये आपने यूज किया था स्केल? इस्तेमाल किया था फ्रस्ट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए। आपका ये रिसर्च डिजाइन क्या था?
ये 2x2x2x2 फैक्टोरियल डिजाइन था मैम, जिसके आधार पर मैंने रिसर्च किया था। और स्टैटिकल टेक्निक क्या यूज किया था आपने? मैम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में जो है वो क्या मैं सारे को बताऊं मैम सीरियल वे में कि क्या मैंने इसमें अपना क्वेश्चन को ठीक से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। आपने स्टैटिकल टेक्निक्स कुछ यूज किया होगा? मैम जिसमें मैंने ये अगर मैं जहाँ पे मैंने पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर अगर मैंने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल किया तो उसके आधार पर मैंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक में पैरामीटर सैम्पलिंग सॉरी पैरामेट्रिक जो है जिसमें मैंने मीन मीडियन दैन सी दैन प्रोडक्ट मूवमेंट ये सारे मेथड्स के आधार पर मैंने अपने डेटा को कैलकुलेट कर किया। ओके और भी किसी का यूज किया था? एनोवा का तो यूज हुआ ही था मैम, क्योंकि आपने फैक्टोरियल डिजाइन यूज किया है इसलिए मैंने एनोवा का यूज किया, उसके आधार पर मैंने इंटरेक्शन इफेक्ट बनाया। अच्छा आप ये बतलाइए कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन से क्या है? कंसेप्ट फॉर्मेशन जिसमें मैम दो तरीके से होते हैं, एक आर्टिफिशियल एंड लॉजिकल, जिसके आधार पर हम लोग किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसकी विशेषताओं के आधार पर हम एक नहीं आ रहा। ओके घबराइए नहीं, बिल्कुल कूल रहिए। नहीं पता नहीं आज क्यों भूल जा रहे हैं हम कुछ। हाँ आपका तो बहुत अच्छा, इससे पहले भी मैंने सुना है, बहुत अच्छा गया था आपका। बिल्कुल कूल बिल्कुल रहिए। बस थोड़ा सा कोई नहीं। हाँ अच्छा ये PQRST से क्या समझते हैं? मैम सॉरी PQRST टेक्निक मेथड जो है। हाँ मैम मेमोरी को इम्प्रूव करने का जो मेथड है ये रॉबिन्सन के द्वारा जो दिया गया था, प्रीव्यू क्वेश्चन रिड टेस्ट एंड PQRST टेस्ट, जिसके आधार पर हम लोग मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन से क्या समझते? हम रिसर्च डिजाइन के आधार पर हम लोग ये क्लियर करते हैं कि हम कैसे कौन सा डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे जिसके आधार पर हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं, मतलब चाहे वो फैक्टोरियल डिजाइन हो गया या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आ गया, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी हम किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे, कौन से वेरिएबल्स का इफेक्ट हम किस पर देखना चाहेंगे, जब ये सब चीजों को हम प्लान करते हैं तो वो रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। मतलब मेन प्लान हो गया, स्ट्रक्चर हो गया अगर कहें तो, या फिर जिसके आधार पर हम सोच प्रश्न का जो भी है उसका आंसर करते हैं, अगर सही तरीके से अगर बोला जाए। थैंक यू अच्छा, यस ओके या थैंक यू नमिता मैम, एक्चुअली समय की बाध्यता है। हाँ ओवर टू नीतीश सर। थैंक यू अमन सर। मुझे सुन पा रहे हो अमन सर? बिल्कुल सर, योर वॉइस इज ऑडिबल फॉर अस। थैंक यू थैंक यू। हेलो स्वीना मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? अपने PhD रिसर्च के बारे में थोड़ी सी एक्सपीरियंसेस शेयर करो। PhD करते हुए आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किया उसे बताओ। सबसे पहले इंटरेस्ट के आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ था PhD में, देन गाइड सिलेक्शन के प्रोसेस के आधार पर मैंने अपने सिनॉप्सिस को तैयार किया। सिनॉप्सिस को तैयार करने के आधार पर उसके प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार्स हुए जिसमें सिनॉप्सिस से रिलेटेड जो भी मैंने हाइपोथेसिस, जो भी ऑब्जेक्टिव सैंपल्स एंड रिसर्च डिजाइन बनाए थे वो सारे वहाँ पे डिस्कशन। देन आफ्टर दैट मैंने अपने काम स्टार्ट किए, यानी डेटा कलेक्शन से रिलेटेड। मेरे अर्बन और रूरल एरियाज दोनों थे, तो डेटा कलेक्शन के लिए रूरल एरियाज में भी जाने पड़ते थे। रिस्पॉन्स कहीं से अच्छे नहीं आते थे कभी कभी, क्योंकि मैंने पहले आभा रानी बिस्ट बैटरी जो स्ट्रेस स्केल है उसको अपने रिसर्च की टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया था, बट उसमें करीब 800 समथिंग कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन उसमें थे, तो स्टूडेंट्स उसको अच्छे से फिलअप नहीं करते थे। ये थोड़ा
ऑब्स्टेकल्स आए थे मेरे पीएचडी के दौरान, फिर डीआरसी मेंबर्स के मीटिंग्स के आधार पर फिर वो टीम चेंज किया गया। रिस्पॉन्सेज अच्छे आए, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कभी-कभी हमें पीडीक्यू का इस्तेमाल करना होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन उसके आधार पे हमें डेटा अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये नहीं कि हम लोग सबको अपने क्वेश्चनियर दे देते हैं, वो फिर हम लोग वापस कलेक्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी परेशानियाँ कभी ऐसी होती है कि कुछ क्वेश्चन को वो फिलअप सही से नहीं करते हैं, या फिर वो एट रैंडम, जिसमें हम लोग कुछ एरर्स के आधार पर या तो यस में या तो नो में ही वो उस तरीके से रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाता। बट ओवरऑल मेरा डेटा कलेक्शन बहुत अच्छे से हो गया था, और फिर उसके आधार पर एनालिसिस पोर्शंस वगैरह में भी काम बहुत अच्छे से हुआ, और कह सकते हैं कि काफी जल्दी में काम हो गया था। इसकी वजह से मैंने 4 ईयर्स में अपने थीसिस को जो है वो सबमिट करने में सक्सेस रही। और जिस स्कूल में मैं डेटा कलेक्शन करने के लिए गई थी, वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा बहुत अच्छे फीडबैक और रिस्पॉन्स मुझे दिया गया थे। और सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप लोग जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है, उसके आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल को थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम लोग उसके आधार पर बच्चों के काउंसलिंग की व्यवस्था कर सकें। कौन सा लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ड्यूरिंग रिसर्च मेरे लिए ये थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है। आपका पीएचडी टाइटल क्या था? रिसर्च थीसिस टाइटल? A comparative study of Hindu and Muslim high school students on the level of faith, frustration and aggression. Comparative study of Hindu and Muslim high school students. हाई स्कूल चिल्ड्रन। आपने इसमें मेंशन किया कि आपने अर्बन और रूरल एरिया से सैंपलिंग की है, तो अर्बन और रूरल एरिया का क्या मतलब इसमें? आपकी कंपैरेटिव स्टडी थी हाँ, हाई स्कूल। तो कंपैरेटिव स्टडीज में सिर्फ अर्बन रूरल एरिया से थे, मतलब मेरे जेंडर भी थे, रिलीजन भी थे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी थे, और उसमें मेरा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी था। 4 चीजें। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर हमने अर्बन एंड रूरल एरिया को बांटा था, और डिसीजन में ये हो गया था कि रूरल एरियाज में उन एरियाज को लेंगे जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं थी, उनको रूरल एरियाज में रखे गए थे, और अर्बन एरियाज में उनको रखे गए जिनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एरियाज आते हैं। फिर वहां से डेटा कलेक्शन किया। ठीक है, तो अर्बन एरिया के स्कूल्स को लिया आपने और रूरल एरियाज के स्कूल्स को लिया आपने, यही है ना? अर्बन एरिया के स्कूल और रूरल एरिया के स्कूल को आपने कवर किया, है ना? ठीक है। और इस सैम्पलिंग में आपने कौन सा सैम्पलिंग मेथड आपने यूज करके अपनी सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन की, सैम्पलिंग की और डेटा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में बताइए। तो उसमें पहले हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं उसको पहले हम एक स्ट्रैटा में बांटते हैं, यानी कुछ क्राइटेरिया में बांट देते हैं। उन क्राइटेरिया में बांटने के बाद उनमें से रैंडम वे में कुछ सब्जेक्ट आप अपने रिसर्च के रेफरेंस से थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या किया आप रिसर्च के स्ट्रैटिफाइड। सबसे पहले हम लोगों ने जो भी पीडीक्यू बनाए थे, यानी पर्सनल डाटा क्वेश्चनर जो हमारे पास था, जिसमें उनके जनरल इंफॉर्मेशन थे, जैसे उनके क्लास, एज, जेंडर, जो मुझे कलेक्ट करने थे, जो मेरे सैंपल के क्राइटेरिया थे। मैंने सबसे पहले पीडीक्यू दिए उन बच्चों को। पीडीक्यू देने के बाद जो मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल होते थे, फिट बैठते थे, उन्हीं बच्चों को मैंने अपने क्वेश्चनर्स दिए। फिर उन्होंने उसको फिलअप करके मुझे रिटर्न किया। तो इसके आधार पर मैंने उसको अपने सैंपल ग्रुप के आधार पर इसमें बांटा और फिर कलेक्ट किया। ठीक है, तो इसको स्ट्रेटिफाइड क्यों, मतलब ये हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी कह सकते हैं इसको, पर्पसिव सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यों? तो पर्पसिव सैम्पलिंग में हम लोग उसको स्ट्रैटा में नहीं बांटते हैं, बट जहाँ तक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में उसको हम लोग स्ट्रैटा में बांट देते हैं। यानी पहले जैसे अगर जेंडर के आधार पर जो मुझे जेंडर चाहिए, या फिर रिलीजन के आधार पर, जैसे मुझे हिंदू और मुस्लिम चाहिए थे, बट मुझे क्रिश्चियन नहीं, जैन नहीं लेने थे। मुझे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हाई एंड लो को लेना था, मुझे मीडियम को नहीं लेना था। तो इसलिए मैंने अलग अलग स्टेटा में बांटा था, और उसी स्टेटा के आधार पे ही मुझे उनसे डेटा कलेक्ट करना था।
मुझे पर्टिकुलर उन लोगों के पास जाके जिनसे मुझे लेना है मैं उनसे कलेक्ट कर लेती थी। तो वो रैंडम वे में होता या प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, इसकी वजह से मैंने पहले उनको स्ट्रेटा में बांटा, फिर उससे रैंडमली सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जिनको स्ट्रेटा में बांटा उनको मैंने सबको ले लिया, ऐसा भी नहीं था। उनमें से फिर मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया था। ठीक है, आपने हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंसेस देखने की कोशिश की? ये देखने की कोशिश की थी कि जो स्ट्रेस, एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल था ये किस ग्रुप में ज्यादा हो रहा था, और बेसिकली सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम के अगर जेंडर भी है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, तो कौन पर्टिकुलर उस एरिया से पर्टिकुलर उसको कवर कर रहा था, उसको मैं मतलब ढूंढ के निकालना चाह रही थी, फाइंड आउट करना चाह रही थी। एक बात बताइए, स्ट्रेस, डिप्रेशन और अग्रेशन क्या रिलीजन डिटरमाइन करते हैं क्या इन मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स को? क्या रिलीजन डिटरमाइन करते हैं क्या? नहीं सर, रिलीजन कभी डिटरमाइन नहीं करता, बट सोशलाइजेशन प्रोसेस जरूर डिटरमाइन करता है। हिंदू मुस्लिम स्पेसिफिक सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए हिंदू मुस्लिम टर्म यूज करना क्या आपको लगता है एडिक्वेट था आपके रिसर्च में, एप्रोप्रिएट सर था? मैंने ऐसे बेसिक हाँ सर, मैंने ऐसे कुछ फोकस नहीं किया कि मैं रिलीजन को लेकर ही इसमें फोकस करूं कि हिंदू में ज्यादा होगा या मुस्लिम में ज्यादा होगा। मैंने कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश की थी कि दो ग्रुप में से किसमें ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। जरूरी किस नहीं है कि हिंदू में रैशनल ही के ज्यादा हो बेसिस? या मुस्लिम में ही ज्यादा हो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि किस रैशनल के बेसिस पे हिंदू और मुस्लिम टर्म यूज किया आपने मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के लिए, स्टडी करने के लिए? क्योंकि रिलीजन मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में आपने बताया कि आपकी रेयरिंग प्रैक्टिसेस और स्पेसिफिकली आपका मतलब सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं मानता हूँ सोशलाइजेशन, पर रिलीजन का क्या है इसमें लॉजिक? इस क्वेश्चन को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने हाईलाइट किया है हिंदू और मुस्लिम कंपैरेटिव स्टडी, तो हिंदू मुस्लिम टर्म यूज करना कितना अप्रोप्रिएट है आपके लिए इस पर्टिकुलर स्टडी में? सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन प्रोसेस हर एक रिलीजन में अलग अलग होता है, रिलीजियस लोगों में अलग अलग होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस रिलीजियस लोगों में, मैं नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर रिलीजियस लोगों के द्वारा इस तरीके के एक्टिविटीज ज्यादा किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ मेंशन मैं नहीं करना चाह रही हूँ, बट तो मेरा ये जानना है कि क्या सोशल, इसीलिए सर कंपैरेटिव स्टडी की मुझे ये इससे आधार पर ये पता चलता है कि किस ग्रुप के सोशलाइजेशन का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, कि वो एग्रेशन पे ज्यादा हो रहा है या स्ट्रेस में ज्यादा हो रहा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को पर्टिकुलर इसमें मेंशन किया गया था। ठीक है, तो फाइंडिंग्स थोड़ा बताइए। फाइंडिंग इसमें ये आया कि जो हिंदू हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप के फीमेल्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस और एग्रेशन का लेवल ज्यादा देखा गया, एज कम्पेयर टू फ्रस्ट्रेशन उनमें कुछ वैसा कुछ खास नहीं देखा गया था, बट मेल के कंपेयर में फीमेल्स में ज्यादा आए थे जो हिंदू कम्युनिटी से और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। और मुस्लिम में? उनमें स्ट्रेस और एग्रेशन मुस्लिम में थोड़ा कम पाया गया एज कम्पेयर टू हिंदू। तो ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू में ज्यादा स्ट्रेस आपको हाई सोशियो इकोनॉमिक वाले में देखने को मिला और मुस्लिम में आपको बहुत कम दिखा? ऐसा क्यों हुआ? क्या कौन सा फैक्टर्स आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए? तो ऐसा कोई मैं पहले से प्रेडिक्ट करके तो नहीं चली थी कि इसमें मुस्लिम्स ही ज्यादा आएंगे, इसमें से कंपैरेटिव स्टडी है तो किसी भी ग्रुप का ज्यादा आ सकता है, इधर हिंदू इधर मुस्लिम। मैं प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, आप अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस तो करोगे ना, अपनी फाइंडिंग जो भी आपने फाइंड किया, रिजल्ट्स आपके सामने आए, उसको आपने एक्सप्लेन किया होगा, डिस्कशन की होगी। उस डिस्कशन का पार्ट मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रोल प्ले कर रहा होगा जिसके वजह से हिंदू में अपर क्लास वाला ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा डिप्रेशन फील करेगा, फ्रस्ट्रेशन मॉडरेट और अग्रेशन हाई, मतलब ऐसा क्यों? जहां तक फीमेल्स में देखा गया, क्योंकि ये फीमेल्स में ज्यादा आए थे, तो जहां तक हमारी स्टडीज में ये फिर आफ्टर डेटा कलेक्शन कुछ पर्सनल मतलब जो भी सवाल जवाब स्टूडेंट्स के साथ थोड़े बहुत बातचीत हुए थे, उसमें ये चीजें सामने आई कि जो फीमेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक ड्यूअल रोल प्ले करना पड़ता है, घर के बर्डन को लेके या फिर काम को लेके, पढ़ाई को लेके, तो उन पे थोड़ा
ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें बर्डन ज़्यादा होते हैं, उनपे उनके पेरेंट्स के द्वारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो इसका इफेक्ट उनमें इसलिए ज़्यादा देखा गया। रही बात हिंदू ग्रुप की अर्बन एरिया की और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, तो इस पे यही कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, या फिर उनकी जो सोशलाइजेशन का फैक्टर हो जाए, चाइल्ड रेयरिंग का फैक्टर हो जाए, या फिर जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पेरेंटल बिहेवियर स्केल का भी इस्तेमाल देखिए किया। देखिए, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, लगता है रहा होगा, एजम्पशन में हम बात नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स से बात करते हैं। जो आपके पास फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे बताइए। तो जहां तक ये है कि चूंकि हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप के थे और उनके चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में कुछ एक बात डिफरेंसेस होते बताइए हैं। कि कोई ऐसे ऐसे रिसर्च फाइंडिंग्स आपने उस टाइम पे जब आपने रिसर्च किया होगा, कोई ऐसे रिसर्च कंडक्ट किए हुए थे और जिसका फाइंडिंग्स आपके फाइंडिंग्स के साथ मैच कर रहा हो, कि मतलब हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स में आपने जो फाइंड किया वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रिसर्च भी सिमिलर फाइंडिंग रिपोर्ट की हो, ऐसे कोई रिसर्च आपने साइट किया हो डिस्कशन वाले? मैंने रेफरेंस में डाले हैं, मैंने रेफरेंस में भी डाले हैं। अभी एक्यूरेट मुझे वो जो भी रिसर्च किए थे उनका नाम तो याद नहीं है, बट हाँ उनके में भी कुछ डिफरेंसेस थे स्ट्रेस और एग्रेशन को लेके। ओके। और इसमें ये देखा गया किसी। ठीक है, यस अमन सर, टाइम कम है क्या? हाँ सर, बिल्कुल हाँ, समय की बाध्यता बस है। 2 मिनट मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। हूँ। ठीक है मैम, ये आपके थे, आपने बताया एक जगह आपने मेंशन किया जब आपसे हमारे अ, साथी जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उनको आपने मेंशन किया कि आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपका इंटरेस्ट एरिया है और स्पेशलाइजेशन। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपका स्पेशलाइजेशन है? सर हम लोग के पीजी में जो कोर्सेज चलते थे उसके आधार पर उसमें पीजी उन्होंने में जो हम कोर्स, लोगों को उस पेपर पे पीजी आपका specialization। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पीजी है? सर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे नहीं, साइकोलॉजी था, बट उसमें पेपर मेंशन था जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तो पेपर तो वहाँ एबनॉर्मल भी स्पेशलाइजेशन होंगे, एरिया में। पेपर तो वहाँ एबनॉर्मल भी होंगे, पेपर वहाँ क्लिनिकल सर बहुत साइकोलॉजी भी सारे होंगे। पेपर्स थे, बहुत सारे पेपर्स थे, उसमें जब रिजल्ट जिसमें हम लोग को आते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन करके वो कॉग्निटिव और हेल्थ को मेंशन करके दो अच्छा, पेपर को वो स्पेशलाइजेशन में देते हैं। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पीएचडी में क्या है? आपके पीएचडी में आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं? सर जो मैंने पीएचडी किया है उस पर आप इंटरेस्ट एरिया पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी इंटरेस्ट आपके डिग्री में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आपने मास्टर में आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया कि मुझे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेरा मतलब इंटरेस्ट है, तो मेरा ये एरिया होगा, ये ब्रांच मेरा इंटरेस्ट का सर ब्रांच होगा। सर तो वो एरिया हम लोगों ने चूज नहीं किया था, तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोगों को दिया गया था कि आपको इस एरिया में स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज। उसके बाद से मतलब पोस्ट पीएचडी अभी आप कैसे कह सकते हैं कि कॉग्निटिव, आप जस्टिफाई कीजिए कि आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप एक्सपर्ट हैं या आपका स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जस्टिफाई कीजिए। सर जहां तक मुझे लगता है कि कॉग्निशन हर एक एरिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो हेल्थ हो, नहीं, चाहे वो वो तो जुड़ा हमारा हुआ है, इंडस्ट्रियल हो। वो मैं मानता हूँ, पर आपकी एक्सपर्टीज, आपकी इंटरेस्ट एरिया, ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है, मेरा ये एक्सपर्टीज है कॉग्निटिव? मुझे अभी मान के चलिए मुझे एक स्टूडेंट को भेजना है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं, मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, तो मैं किस बेसिस पे उसको कहूँ कि मैम सुहीना मैम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के हैं एक्सपर्ट, आप उनसे जाके मिलिए, किस बेसिस पे? सर इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम लोग अगर देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, क्रिएटिविटी से है, इंटेलिजेंस एरिया से है, पर्सनालिटी से है, आपके कॉग्निटिव परसेप्शन से साइकोलॉजी में, रिलेटेड एरिया से। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पब्लिकेशन है एक भी आपके? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सर पब्लिकेशंस हैं मेरे। टाइटल बताइए उस पब्लिकेशन का। सर मेमोरी से रिलेटेड एक टॉपिक पे मैंने कुछ काम किया था, जिसमें मैं
सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में जो भी इफेक्ट आता है उसका, कितने देर तक उनको याद रहते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए। टाइटल उस पेपर का टाइटल कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? आई थिंक वो 15th में। 2015। कितने पब्लिकेशंस हैं आपके? टोटल 10 है। 10 पेपर है। 10 में से कितने हैं जो आपको लगता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर फॉल करेगा, अगर हम इसको ब्रांचेस के अंडर कैटेगराइज करें तो? सर मैंने एक मेडिकल स्टूडेंट से भी किया था, उनके पर्सनालिटी प्रोफाइल्स को चेक करने के लिए। वो तो पर्सनालिटी की स्टडी किया, वो तो पर्सनालिटी की स्टडी किया, कॉग्निशन की बात क्या थी उसमें? पर्सनालिटी कॉग्निशन ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पर्सनालिटी और कॉग्निशन दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हमारे, और एक्सट्रीम एंड है दो, पर्सनालिटी और कॉग्निशन। मतलब कॉग्निटिव थियरी है जरूर पर्सनालिटी की, है ना, साइकोडायनेमिक थियरी है पर्सनालिटी की, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव थियरीज है पर्सनालिटी के, लेकिन कॉग्निटिव थियरीज कॉग्निटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। तो इसमें हम पर्सनालिटी के जो ट्रेड थियरीज हैं उससे हम डिफरेंट देखते हैं कॉग्निटिव जो थियरिस्ट हैं उनको। तो मेरा स्पेसिफिकली अब मैं सजेशन दे रहा हूँ आप कि आपने बताया कि आपकी कॉग्निटिव स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट एरिया, तो आपके पास समराइज्ड आपकी वर्क एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। मतलब जो आपको लगता है कहाँ कहाँ कौन कौन से आपने पेपर्स पे काम किए, कॉग्निटिव वाला कौन सा कंपोनेंट आपके पीएचडी में था, और डेफिनेटली होगा। आप अगर एग्रेशन को डिफाइन करो तो कॉग्निटिव मॉडल है अग्रेशन को डिफाइन करता है। बेंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है जो अग्रेशन को डिफाइन करता है, वायलेंस को डिफाइन करता है ना, क्राइम को डिफाइन करता है। सोशल लर्निंग थ्योरी है हेकर्स की, वो भी कॉग्निटिव कंपोनेंट को कवर करता है। सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है हेकर्स की, इसकी डॉज एंड क्रिक की, वो भी कॉग्निटिव कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता है, और वो अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सप्लेन करता है ना। अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन मॉडल अपने आप में कॉग्निटिव कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता है ना। किसका है? फेरिंगटन का है क्या? फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन मिलर एंड डोलर्ड का भी है। मिलर एंड डॉलर्ड भी कॉग्निटिव कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं बेंडूरा के बाद। और फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन मॉडल है इसका फेरिंगटन का, जहां तक मुझे याद है। तो फेरिंगटन भी कॉग्निटिव कंपोनेंट को एक्सप्लेन करता है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं स्पेसिफिकली कॉग्निटिव के थियरीज को मैंने अपने पीएचडी में इनकॉर्पोरेट किया था, और उसके बाद से मेरे कुछ पब्लिकेशंस हैं जो डायरेक्टली मैच करते हैं। मेमोरी कॉग्निटिव कंपोनेंट है, कॉग्निटिव डोमेन है, क्योंकि मतलब हम रिसर्चर हैं, हम प्रोफेसर हैं, और फैक्ट्स के बेसिस पे हमें बात करना चाहिए कि मतलब आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ मैम, कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू जो, और जल्दी सम अप करने का प्रयास करिए सर। ठीक है, बस डन है। तो बस फैक्ट्स के साथ हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जो भी हम बोल रहे हैं उसके हमारे पास सॉलिड रीजन हो बोलने के लिए, हमारे पास फैक्ट्स हो जस्टिफाई करने के लिए। तो बस यही है मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा सजेशन। थैंक यू सो मच। ओके सुनीना मैम, ठीक है, राजमन सर। ओके, थैंक यू सो मच सुहीना मैम, आपने बड़े ही पेशेंस के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुत ही कूल डाउन हो करके। कुछ चीज़ें मैंने नोट किया, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप बिहार में अभी एजुकेशन पॉलिसी में या फिर शैक्षणिक स्तर पे क्या कमियां देख रही हैं, तो त्वरित में जो चीज़ें हो रही हैं ना उसको ज़रा अगर काउंटर करें तो वो और बेहतर होगा। जैसे त्वरित में आपने देश स्तर पे चर्चा रहा कि यहाँ पर क्लास कंडक्ट नहीं होते हैं, किसी शिक्षक ने भी ये कहा था, ठीक है, कि बच्चे स्कूल्स में नहीं आते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल में बच्चों को कैसे, कॉलेज तक बच्चे कैसे आ पाएँ। तो बच्चों की निरंतरता कहीं न कहीं आपके टीचिंग पर निर्भर करती है। अगर आप अच्छे से टीच कर रहे हैं ना उनको, तो वो बिल्कुल क्लास आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? तो उनको मोटिवेशन चाहिए, तो ये चीज़ आप काउंटर कर सकती हैं। और एक चीज़ और मैंने मेंशन किया, वैसे अभिषेक नीतीश सर ने तो अपना दे ही दिया जो भी रिव्यू था। उन्होंने आपसे रिसर्च के रिगार्डिंग पूछा कि क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी तरह का मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस वगैरह आपको नज़र आता है? तो आपने बिल्कुल डिसएग्री किया, नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर आपके फाइंडिंग के बारे में पूछा गया तो आपने क्या बताया कि हाई सोशियो इकोनॉमिक हिंदू
और लोअर सोशियो यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन। हाँ, तो दैट बिल्कुल मीन्स बिल्कुल। इसका मतलब आपके रिसर्च में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ, है स्ट्रेस लेवल, और आप फिर करें कि नहीं, नहीं, इससे मैं ताल्लुक नहीं रखती, तो फिर आप अपने रिसर्च को झुठला रही हैं कहीं न कहीं, है ना? आपकी रिसर्च तो फाइंडिंग ये आया है ना, तो आप फाइंडिंग को कैसे? रिसर्च के हाँ हाँ सुनीना मैम और अमन सर, एक्चुअल में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आप रिलीजन वाले एस्पेक्ट को भले आपने कंसीडर किया है, इस एस्पेक्ट को हाईलाइट मत कीजिए कि मैंने हिंदू और मुस्लिम में कंपैरिजन किया। आपने इंडिविजुअल का मतलब आपने कंपैरिजन क्या अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स और रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स को कंपेयर किया। इसमें रिलीजन वाला एस्पेक्ट आप नहीं, नहीं सर, एक्चुअली क्योंकि है क्या ना कि इन्होंने टॉपिक में तो मेंशन कर दिया है ना, टॉपिक ही है इनका, तो वो कैसे ये अच्छा टॉपिक हाँ, टॉपिक ही है। बिल्कुल, इसे इग्नोर नहीं कर सकती, इसे तो काउंटर करना ही पड़ेगा और इससे आपको जूझना लेकिन भी ठीक है, पड़ेगा। अगर 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 आपने टॉपिक अमन सर, सुनीना मैम एक बात बताइए, अगर आपने टॉपिक में जैसे मेंशन किया है हिंदू और मुस्लिम, क्या आपने फाइंडिंग्स जो आपके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में भी आप हिंदू मुस्लिम में कंपैरिजन किया है या जेंडर का कंपैरिजन किया है? नहीं सर, कंपैरिजन सारे ग्रुप्स में हुए हैं, जेंडर में भी हुआ है, रिलीजन में भी और प्लेस ऑफ बिल्कुल, रेजिडेंस बिल्कुल, वो एंड तो सोशियो होगा। इकोनॉमिक स्टेटस चारों में हुआ है। अ, वो तो ऐसे टॉपिक ही कैसे दिखा आपने रहा है सर, चारों में? टॉपिक ही दर्शा रहा है, कॉम्परेटिव स्टडी है तो फिर होगा ही हिंदू मुस्लिम के बीच में। नहीं नहीं हो सकता है। देखिए कई बार अमन सर हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम टॉपिक को बहुत अच्छे अट्रैक्टिव बना देते हैं, लेकिन अंदर हो सकता है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, या जो हमारा मेन कंपोनेंट है, मतलब जैसे अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन मैम ने मेंशन किया, तो इन एस्पेक्ट्स पे कंपैरिजन कर दिया हमने रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दो ग्रुप्स के बीच। लेकिन नहीं सर, हाँ यहाँ कंपैरिजन मल्टीपल, चारों ग्रुप्स के आधार पर। हाँ मल्टीपल आपने मेंशन किया कि आपने स्टैटिस्टिक्स कौन सा लगाया है? सर इसमें 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन का यूज किया गया है। फैक्टोरियल डिजाइन है और अनोवा। हाँ तो ठीक है, हो सकता है कि ऐसा आपने किया हो कि ग्रुप वाइज आपने कंपैरिजन किया हो, मतलब डेमोग्राफिक वाइज, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, और फिर उसके बाद स्कूल अर्बन और रूरल के बेसिस पे कंपैरिजन किया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए अमन सर। यस, तो वही मैं कह रहा था कि आपके रिसर्च फाइंडिंग जो आ रहे हैं वही चीज़ें, और फाइंडिंग को आप डिसएग्री कर रही हैं ना, तो आप कह सकती हैं इस चीज़ को कि हाँ सर, ये चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं, लेकिन हाँ फाइंडिंग ये आ रहे हैं। फाइंडिंग तो सीधे आप जो कह रही हैं उसके उलट है ना? इकोनॉमिक लेवल पे ही है, लेकिन स्ट्रेस लेवल तो है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसे कह ही सकती हैं कि पर सर। पर सर रिलीजन वाले एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहिए, मतलब क्योंकि इनका टाइटल है पीएचडी का, तो मेन डिफरेंस आप रिलीजन के बेसिस पे बताओ। जेंडर को आप इग्नोर करो चलेगा, आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हाईलाइट मत करो, आप जेंडर को हाईलाइट मत करो, रूरल एरिया अर्बन एरिया आप हाईलाइट मत करो, लेकिन आप रिलीजन वाला कंपोनेंट जरूर हाईलाइट करो क्योंकि आपका टाइटल में है। आप रिजल्ट स्पेसिफिकली वो वाला पार्ट बताओ, वो वाला सेक्शन बताओ जो जहां रिलीजन का कंपैरिजन आपने दिखाया है, आप सिर्फ उस टेबल को एक्सप्लेन करो अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच सुइना मैम, ओवर टू अभिषेक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले तो उसका आंसर दे दिया जाए। डोपामाइन मैम एक्चुअली ये कैटेकोलामाइन ग्रुप का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये अभी आई थिंक जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, जो भी हुआ है 12 तारीख को। बाकी जो सजेशंस थे वो सर लोगों ने बताया ही। कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस हल्का सा कम दिखा, मतलब वो हो सकता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस आ गया हो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ अचानक से। हाँ वो थोड़ा सा कई बार, क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि पहले बहुत अच्छा फिर बाद में अचानक से लो हो जाना। तो कोई नहीं, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आगे आपका फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी सजेशन सर लोगों ने दे ही दिया है, तो आप बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए आपको। और ओवर टू नमिता मैम। थैंक यू अभिषेक सर। रहीना मैम,
मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में प्रोसेस है, 2 तरह का प्रोसेस होता है, एब्स्ट्रैक्शंस और जनरलाइजेशन। ठीक है, आप शायद आज थोड़ी सी नर्वस थी इसलिए। हाँ नहीं मैम ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा। ओके, फिर मैंने पूछा था कि कौन ये एरर या बायस पूछा था डिसीजन मेकिंग में। एक तो आपने बताया कंफर्मेशन बायस, और भी होते हैं, बिलीफ प्रिजर्वेशन हो गया, या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो गया, या हिंडसाइट बायस हो गया। इस तरह का कई बायसेस होते हैं। तो बाकी आपने सारे सवाल का अच्छे से जवाब दिया था, और सर लोगों ने बताया ही। ओवर टू नीलेश सर। यस। हेलो। जी हाँ सर, बातें रखें अपनी। सुहीना मैम, अभी की आपने अपनी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताएंगे क्विकली, फ्यू सेकेंड्स में? हाँ ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि रिसर्च में हाँ मुझे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मुझे भी महसूस हो रहा था, इसीलिए आज ये इंटरव्यू सेशन में मैं अपना नाम दी थी कि मुझे देखना है कि रिसर्च में कहाँ कहाँ पे वो थोड़ा सा लुक मेरा रह रहा है। तो बहुत अच्छा रहा नितेश सर कि आपने बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जिसमें मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रही थी कि कहाँ पे मेरा थोड़ा सा लुप होल हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस किया। ओवरऑल मेरा अभी का ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका कमांड अपने सब्जेक्ट मैटर पे बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट मैटर पे अच्छा है। जनरल साइकोलॉजी आपने मेंशन किया, और जनरल साइकोलॉजी के मैंने देखा न्यूरो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से आपसे पूछे गए, आपसे परसेप्शन के बारे में, आपसे कॉग्निशन के बारे में नमिता मैम ने पूछा, तो उस पे आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, मतलब रिस्पॉन्ड किया, वहां तक आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन रिसर्च और पीएचडी वाले पार्ट में आप थोड़े से, मतलब वहां से थोड़ा सा आप डाउन होते चले गए। तो मुझे लगता है कि मैं ये खुद रिसर्च मानती हूँ। पार्ट, हाँ रिसर्च पार्ट पे थोड़ा सा कमांड कीजिए, और रिसर्च पार्ट पे स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपने काम किया है पीएचडी में, और फिर उसके बाद पीएचडी के बाद, क्योंकि आपने मेंशन किया 2014 में आपने पीएचडी कंप्लीट किया, तो 14 के बाद अभी तक 2020 तक आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं, आपके 10 पेपर पब्लिकेशंस हैं, आपने रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड किया होगा, प्रोजेक्ट्स, डेजर्टेशन, मास्टर, बैचलर। तो इन इन एस्पेक्ट्स को, इन रिसर्च में आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ मैच करता है, आपने क्या क्या करवाया है, और उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ अपने अपने सामने वाले को। तो वो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा आपका अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ इस रिसर्च स्किल वाला पार्ट। इसलिए ही सर आज ये इंटरव्यू मैं चाह रही थी कि एक बार हो कि मेरा रिसर्च एरिया पे पता चल जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे साथ। तो ये जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो थैंक्स टू ऑल, बहुत जरूरी था मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अमन सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सोहिना मैम, आप यहाँ पे जुड़ी, और आई थिंक आपने ज़रूर ये सीखा होगा, समझा होगा कहाँ मेरे अंदर चूक है, कमियां हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये बहुत लंबा आपका ये सत्र चला, इतना लंबा तो वहाँ नहीं ही चलेगा, लेकिन ये लंबा शायद इसलिए रहा क्योंकि ये आपको लंबे अनुभव दे करके जाएगा और कुछ बेहतर आपको और इम्प्रूव आप मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच मैम, आप जुड़ी। आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।